नमस्कार दर्शकों के लिए हम फिर से एक बार तीखे सवाल के साथ में आपके सामने प्रस्तुत है। और आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं राजू जी चौतमल। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जयवीर। जैसे राजू जी चौतमल महाराष्ट्र प्रभारी तथा महासचिव अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के पदभार से आभूषित है और हमेशा हमारी उनकी साथ चर्चा होती रहती है। पर आज जो विषय हम इस मीडिया पे लेने वाले हैं वो काफी गंभीर है। देखा जाए तो अगर उसको सिर्फ एक मुलाकात के रूप में देखा जाए तो वो आपसी संबंध बनाने वाली बात हो जाती है। पर जो औहदा, जो पोजीशन और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों लोगों के सर पे है, उस भेंट को राजनीतिक भेंट कहा जा सकती है। और ये राजनीतिक भेंट कितनी घातक हो सकती है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो राजू जी, हाल ही में अभी सभी दर्शकों को हम सबसे पहले गणपति बाप्पा मोरिया, सबको गणपति की शुभकामनाएं। हर घर में आज गणपति बैठे हुए हैं, सबके दिलों में गणपति बैठे हुए हैं और सारे लोग भक्त ही मई वातावरण में निर्मित है और हर घर में बाप्पा के आने से खुशहाली। इसी बीच हमने अभी देखा होगा मीडिया पे कि जो इस देश का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज है DY चंद्रचूड़ सिंह जी, उन्होंने भी अपने घर पे गणपति को बुलाया, विराजमान किया है, विस्थापित किया है। और इसी बीच में हमारे यहाँ पे माननीय इस देश के पंतप्रधान मोदी जी उनके घर पे गणपति जी की आरती करने के लिए पहुंचे। जी हाँ। इस बात से काफी चर्चा रंगीन हुई है। और क्या दृष्टिकोण आप रखते हैं इस भेंट का और जनता क्या दृष्टिकोण रख सकती है इस भेंट का, और क्या ये भेंट वाकई आने वाली परिस्थितियों के लिए घातक हो सकती है, या जिस प्रकार से अभी परिस्थितियां चेंज हो रही है, जो निर्णय आ रहे हैं, क्या उसके पीछे भी मोदी जी का हाथ है? इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आपका विचार क्या है? विनोद जी, समस्या इतनी गंभीर है कि इस समस्या पर चर्चा करने से पहले हम एक और चर्चा है, वो एक वाक्य मैं आपको बता देता हूँ। न्याय व्यवस्था और कार्यपालिका के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। दरअसल जब जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और एक प्रोग्राम में, कार्यक्रम में नेहरू जी को भी आमंत्रित किया गया और उस समय में एक पतंजलि शास्त्री जी करके जस्टिस थे, उनको भी वहां पर बुलाया। जब वहाँ नेहरू जी ने कहा, एक संबोधन में अपने कहा उन्होंने कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को आपसी सामंजस्य बिठा के काम करना चाहिए, उन दोनों के बीच में एक हार्मोनी होना चाहिए। जैसे ही ये शब्द नेहरू जी ने कहा, उसी समय शास्त्री जी उठ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होता नहीं है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में अपोजिट वातावरण होना चाहिए, विपरीत वातावरण होना चाहिए, तो ही जनता को सही न्याय मिलेगा। और ऐसा कहकर उन्होंने वो सभा, वो कार्यक्रम स्थल छोड़ के निकल गए थे। लेकिन उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने तो ऐसा कुछ यानी किया नहीं कि उनके रिटायरमेंट पर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उनकी सर्विस पर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, पदोन्नति जो है उस पर कोई प्रॉब्लम आए, बात आई गई हो गई। उसके कुछ समय के बाद में एक वाक्य हुआ था
कि उस समय में जवाहरलाल नेहरू और राम मनोहर लोहिया के बीच में कंपटीशन चलती थी संसद में बाकायदा। छोटी छोटी बातों पर घंटों बहसें होती थी। वो आपने 4 आना दो बनाम 2 आना मैटर सुना होगा, जो उन दोनों पर बहसें चली थी बहुत। तो राम मनोहर लोहिया ने कुछ स्टेटमेंट वगैरह किया, तो उनके स्टेटमेंट से प्रभावित होकर एक महिला जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यक्रम में डायरेक्ट उनके पास पहुंची और कॉलर पकड़ के कहा कि बताइए आपने क्या दिया, लोकतंत्र ने क्या दिया और न्याय व्यवस्था ने हमें क्या दिया। तो नेहरू जी ने यही कहा कि जो आपने मेरा कॉलर पकड़ा है ना, यही तो आपको अधिकार मिला है। हमारे देश के संविधान ने जो अधिकार दिया है, यही दिया है कि आप एक साधारण व्यक्ति होकर, साधारण स्त्री होकर प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सके, यही अधिकार है। तो कहने का मतलब अधिकार और तकरार जो होती है वो समझदारी से होना चाहिए। बराबर। अभी आते हैं हम अभी वर्तमान की स्थिति पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से नेशनल लेवल की राजनीति में है। इससे पहले वो राज्य स्तरीय में थे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय में भी उनका बिहेवियर ये था, हम करे सो कहेगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी के घर भी जा सकता हूँ, किसी को बुलवा दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये उनका मानस राज्य स्तरीय पर था। नेशनल लेवल पर आए तो भी ऐसा ही हुआ। यही चीज है। रंजन गोगोई जब सीजेआई थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बढ़ते तनाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के विरोध में विद्रोह किया था और बाकायदा 5 जजों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि हमारे ऊपर सरकारी दबाव है, हम इसमें काम नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट रंजन गोगोई का था जब वो सीजेआई थी। बराबर। उसके कुछ ही दिनों के बाद में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई रंजन गोगोई के केबिन में प्रधानमंत्री कैसे आए किसी को पता नहीं। नरेंद्र मोदी बाकायदा उनके केबिन में गए, केबिन में 1 घंटा बातचीत चली। वो बातचीत के बाद में कुछ दिनों के बाद जब राम मंदिर का जो फैसला आया, उसके बाद बाकायदा राम मंदिर हिंदू संगठन को सौंप दिया गया, वो जगह भी सौंप दी गई, डिसीजन आया उसमें। जी कैसे आया, वो 1 घंटे की मुलाकात में क्या हुआ, उसके तुरंत बाद उनका कार्यकाल खत्म हो गया, रिटायर हो गए गोगोई जी। रिटायर होने के बाद में उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। सबके ध्यान में बात आती है। उसके बाद एक और वाकया है, एक नजीर साहब करके थे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस, उन्हें बाकायदा कुछ डिसीजन के बाद आंध्र प्रदेश का राज्यपाल भी बना दिया। बहुत सारे उदाहरण आते हैं। गांगुली करके एक जस्टिस है हाई कोर्ट कलकत्ता में, जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने डायरेक्ट ही कहा कि मैं संघी हूँ, शुरू से ही आरएसएस का हूँ, और जैसे रिटायर हो गए उन्हें लोकसभा में चुनाव लड़वा दिया गया, राज्यसभा में या लोकसभा। क्या है ये है नरेंद्र मोदी का जादू, जो कहते हैं ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी, मोदी है तो मुमकिन। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, जो डायलॉग है ना, वो ऐसे ही फेमस थोड़े हुआ है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन देश को उम्मीदें जगी 2022 में नवंबर में, जब इस देश के सीजेआई पद पर, चीफ जस्टिस पद पर धनंजय चंद्रचूड़ साहब आए, जिनकी ख्याति ये थी कि उनके जो पिताजी थे वो भी सीजेआई थे, चीफ जस्टिस वो भी थे, वाईवी चंद्रचूड़, यशवंत चंद्रचूड़ शायद। तो उनके 2 डिसीजनों को उस समय में पलट दिया था धनंजय चंद्रचूड़ ने, जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस थे। अच्छा। तो उसी समय से वो प्रसिद्धि में आए। धनंजय चंद्रचूड़ संवैधानिक मूल्यों पर और भारत की जनता के मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल जो राइट्स है, उसके पक्षधर माने जाते हैं और संविधान को सर्वोपरि रखे जाते हैं। और धनंजय चंद्रचूड़ ने इससे पहले दिखाया भी है, हालांकि कुछ डिसीजन उनके फंसते हुए भी नजर आए। महाराष्ट्र का जो क्राइसिस चालू है, शिवसेना वर्सेस दूसरी शिवसेना, उद्धव वर्सेस शिंदे, या फिर राष्ट्रवादी वर्सेस दूसरी राष्ट्रवादी, शरद पवार वर्सेस अजित पवार,
उन्होंने डिसीजन दिए है, टाइम लेकर डिसीजन दिए है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल इस केस में गलत है, ठीक है ना, गलत है। और ये भी कहा है कि ये जो सरकार बनी है वो अनलीगल सरकार बनी है, शिंदे सरकार गलत सरकार है, फिर भी शिंदे सरकार चल रही है जी। आधे अधूरे डिसीजन देकर कोई मतलब नहीं है। न्याय अगर दिया जाता है तो न्याय मिलते हुए दिखना भी चाहिए और वो न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। न्याय करना ही न्याय नहीं है, वो कायम स्वरूपी न्याय होना चाहिए। ऐसा भी होना चाहिए ना, चंद्रशेखर साहब ने वो डिसीजन में भी अपरिपक्वता दिखाई, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। पहले मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन था। शरद पवार अजित पवार के केस में भी ये हुए, तारीख पर तारीख हो रही है। उसके बाद में शरद पवार अजित पवार शिंदे और दूसरे शिंदे और उद्धव ठाकरे, इन दोनों की पार्टी चिन्ह और पार्टी के अधिकार पर भी केस चालू है, जो अभी तक सुनवाई नहीं हुई। बराबर, ठीक है ना। जो उन्होंने 10 शेड्यूल के बारे में बताया था शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच की जो केस में, हाँ, पक्षांतर कार्रवाई, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया, जो राजीव गांधी ने लाया था कि 2/3 अगर सदस्य दूसरे पक्ष में जाते हैं तो उन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता, या किसी पार्टी में जाने के लिए 2/3 सदस्य रहना चाहिए तो उनके पद नहीं जाएंगे, विधायक सांसद दोनों बने रहेंगे। लेकिन इसमें ऐसा हुआ नहीं है। ये मुद्दा भी शिंदे वर्सेस उद्धव गौड़ के केस में था। वो 10 शेड्यूल अभी तक उन्होंने फाइनलाइज नहीं किया, मतलब उसे 7 जजेस की खंडपीठ में भेजना था, उन्होंने नहीं भेजा अभी तक। ये मुद्दा फंसा हुआ है। जीएसटी की केस, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की केस, नोटबंदी की केस, या फिर अभी ताजा तरीन हिडनबर्ग की केस और सेबी की केस, इसमें भी उन्होंने डिसीजन दिया है, टिप्पणियां किया है, सख्त टिप्पणियां करते हैं। लेकिन क्या हुआ, जीएसटी का क्या हुआ, नोटबंदी का क्या हुआ, आप देखो। उसमें इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में उन्होंने पूरा खुलासा किया, हर चीज को उन्होंने अनलीगल दर्शाया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में फिर फाइनल डिसीजन क्यों नहीं है कि वो बंद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेना बंद होना चाहिए, ऐसा कहा क्या उन्होंने? कोई डिसीजन नहीं है। हिडनबर्ग रिपोर्ट ने पूरी अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था। उसकी सुनवाई या उनकी जांच के लिए उन्होंने किससे नियुक्त किया? सेबी को, जबकि सेबी खुद फंसी हुई है। अभी सेबी की जो चीफ है माधवी बुच करके, उसके बारे में पता चला कि वो 3 डिपार्टमेंट से पेमेंट लेती है। कहाँ वो डिसीजन दे रहे हैं, कहाँ डिसीजन ले रहे हैं? 90% काम करते हैं, लेकिन जो 100% वाला 10% बचता है, हाथी निकल जाता है, पूंछ अटक जाती है, जिसकी वजह से पूरा हाथी फंसा रहता है। ये 10% चंद्रचूड़ साहब नहीं कर रहे। प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है। अभी आपको मैं बताता हूँ, नरेंद्र मोदी और चंद्रचूड़ की जो विजिट है, जो गणपति और विघ्नहर्ता गणेश्वर की जो आरती की बात चालू है, वो आरती में पहुंचने के एक दिन पहले एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया। वो केस था 9 जजेस की खंडपीठ का, जिसमें वो केस के बारे में मसला ये था, जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज संपदा होती है, उसकी रॉयल्टी से जुड़ा हुआ मसला था। और वो मसला 9 जजेस के खंडपीठ ने ये दिया था कि सेंट्रल को जो रॉयल्टी मिलती है, उस रॉयल्टी में से राज्य को भी देना चाहिए, जो कम से कम 1.5 लाख करोड़ रकम होती है। और उसमें जिसको ठेके मिले हुए इनके उद्योगपति मित्रों को वो 70-80 लाख करोड़ देना पड़ेगा राज्यों को। वो केस चंद्रचूड़ साहब के बेंच में आया, गणपति आरती के एक दिन पहले। बाप रे, ठीक है। और वो केस जैसे ही उनकी पीठ में आया, उसी वक्त उन्होंने कहा इसका रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 जज की खंडपीठ है। तो उन्होंने वो उस समय में पेंडिंग रख दिया। और उसके दूसरे दिन मोदी साहब पहुंच गए चंद्रचूड़ साहब के घर आरती के लिए। कैसे? चंद्रचूड़ साहब का जो शासकीय निवास है, वहाँ गणपति स्थापना होती है, वो महाराष्ट्रियन है, और गणपति उत्सव हमेशा महाराष्ट्र में ज्यादा अच्छे ढंग से मनाया जाता है। एक छोटे से घर में, एक छोटे से कमरे में नरेंद्र मोदी
स्वतः आरती करते हैं। चंद्रचूड़ साहब इधर ताली बजाते हैं, उधर उनके मिसेस है वो भी ताली बजाते हैं। पंचवाड़ी बाकायदा छोटा सा एक रूम है और कैमरा सेटअप, ये हर चीज बाकायदा सलीके से सजा हुआ हो जाती है। ठीक है। वहाँ बाकायदा गणपति की आरती, और वो वीडियो बाकायदा वायरल होते हैं प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट से, और उसके बाद में बीजेपी का आईटी सेल उसको पूरा प्रसारित कर देता है। ठीक है, सवाल ये है कि चंद्रचूड़ साहब ने खुद होके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जी, या फिर नरेंद्र मोदी खुद होके गए, क्या है ये? बराबर। आपको मैं एक बता देता हूँ बात। कुछ ही दिनों पहले चंद्रचूड़ साहब के एक दूसरे जो सुपुत्र है अभिनव चंद्रचूड़, अच्छा। उन्होंने किताब लिखी है, एक छोटी सी उम्र में किताब लिखी है। उस किताब में कोड ऑफ कंडक्ट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसमें बाकायदा लिखा है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की टोटल ऑल बेंचेस जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हाई कोर्ट के जजेस का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वो सामाजिक जीवन में अकेलापन स्वीकारना चाहिए, ऐसा बिहेवियर होना चाहिए। बाकायदा उनकी धाराएं है, सार्वजनिक जीवन में वो नहीं जा सकते, जाए तो दूरी बना के रखना पड़ेगा। शादी ब्याह में भी जाते हैं तो जाना और आना इतना ही होना चाहिए, और राजनीतिक लोगों के कार्यक्रम में जितना हो सके दूर रहना चाहिए। ये उनके किताब में भी लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ के, और बाकायदा जो जजेस की ऑल जजेस की खंडपीठ थी टोटल सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने भी कोड ऑफ कंडक्ट किया। अभी आप मुझे बताइए, ये सरासर उस कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन तो है ही ना। जिस चंद्रचूड़ साहब को गरीबों का मसीहा, संविधान का रखवाला, द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा जाता था, उस चंद्रचूड़ साहब की ये गलती है या उन्हें फंसाया गया है या उन्हें मालूम नहीं था या नरेंद्र मोदी ने अपने जाल में उन्हें फंसा लिया, सब रहस्यमय है। अभी चंद्रचूड़ साहब ने अभी तक कुछ खुलासा किया नहीं और करे ये भी नहीं जी। वो रिटायरमेंट के बाद में बोलेंगे। लेकिन इसमें ये सिद्ध हो गया चंद्रचूड़ साहब को बदनाम करने का या फिर उन्हें फंसाने का जो फंडा है वो नरेंद्र मोदी का सक्सेस हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से वो वीडियो शेयर की। ये कहानी है। अभी आप बताइए कि क्या किया जाए। अभी जैसे आपने कहा कि भाई प्रोटोकॉल तो नहीं है, हाँ, जैसे ये चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, नरेंद्र मोदी जी कार्यप्रणाली चलाते हैं, ये न्यायपालिका चलाते जी हैं, हाँ, तो सिस्टम नहीं है, फिर भी मुलाकातें ली जा रही है और उसके बाद जो निर्णय आ रहे हैं वो निर्णय कहीं ना कहीं जनता को या एक शक की सुई हाँ, घुमाने में, जी हाँ, नजरिया बदलने में कहीं ना कहीं मायने रख रही है। जी हाँ, और हमें जनता की नजर से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ सिंह भी मोदी के आशीर्वाद से तो नहीं चल रहे, जी जी, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने संविधान विरोधी मोर्चा को संबोधित किया था और सारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को लेके उन्होंने वो मोर्चा किया था, जिस प्रकार से अपनी बात उन्होंने बहुजनों के सामने रखी थी, तो बहुजन वर्ग एक तरह से चंद्रचूड़ साहब की तरफ झुक गए थे और कुछ कुछ निर्णय उनके बहुजन लोगों ने सर पे ले ली। एकदम से फिर जब ये देखा हमने कि अरे यार अभी तो मोदी जी पहुंच गए, जी हाँ, और एक तरफ न्यूज आई कि मोदी जी गणपति की आरती कर रहे हैं चंद्रचूड़ साहब के यहाँ पे, दूसरी तरफ हमारे आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे जी हाँ, जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जी, वो भी छूट गए, जी हाँ, और छूटने के बाद में उनका प्रचार प्रसार चालू हो गया। तो ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी है क्या? नहीं, जोड़ना ही है ना। देखिए, अरविंद केजरीवाल की फाइनल जो सुनवाई थी वो लगभग 8 दिन पहले हो चुकी थी। ओके। और जमानत पर डिसीजन पेंडिंग रख दिया गया, और जनरली जमानत का डिसीजन पेंडिंग इतने दिन नहीं रहता है, वो दूसरे दिन जमानत दे दी जाती है। वो पेंडिंग रखा, ठीक है, एक वो चीज हो गई। एक दिन पहले रॉयल्टी का जो मसला मैंने आपको बताया, वो मिनरल्स जो खनिज संपदा होती है, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का मसला है,
जिसमें उद्योगपतियों को 80 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है, उनको देना पड़ेगा ना, वो बचाने का है। एक वो चीज थी। दूसरी चीज ये थी, हरियाणा में हालत पतली है विधानसभा चुनाव में। हरियाणा में बीजेपी का कोई बेस ही नहीं है। उनके कार्यकर्ते नेता बीजेपी में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं या कांग्रेस में जा रहे हैं। ये आप देख लो, कांग्रेस में भरपूर इनकमिंग चालू है। बड़े बड़े इनके नेताओं ने वहाँ विद्रोह करके रखा हुआ है। अगर हरियाणा गया तो बाद में वो झारखंड भी जाएगा, उसके बाद में महाराष्ट्र भी जाएगा। चुनाव तीनों राज्यों में होना था, मुख्य चुनाव आयोग ने सिर्फ हरियाणा में कराया, जबकि 26 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र का विधानसभा खत्म होने का वाला दिन है। वो भी उन्होंने तारीख आगे बढ़वा दिया। झारखंड की तारीखों का पता नहीं है। अगर इस बार हरियाणा हाथ से गया तो 3 राज्य जाएंगे। 3 राज्य गए मतलब राज्यसभा हाथ से गया। इनका कोई बिल कभी भविष्य में पास होगा नहीं, ये फिक्स है। अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस का अभी तक गठबंधन नहीं हुआ। हालांकि दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे का विरोध नहीं किया, उनके किसी प्रवक्ताओं ने विरोध नहीं किया, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। ये भी सोचते हैं। हाँ, आरती के दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर होती है। बाकायदा सीबीआई को हड़काया जाता है, पिंजरे का तोता मत बनिए, इस टाइप की भाषा भी होती है। अरविंद केजरीवाल अभी जेल बाहर आते से क्या करेंगे? पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं या खड़े किए जाएंगे, प्रचार किया जाएगा, वोट डिवाइडेशन किसका होगा? जी। और बीजेपी का तो डिवाइडेशन होने से ना कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस के कुछ वोट आम आदमी पार्टी लेंगी, आम आदमी पार्टी के कुछ वोट कांग्रेस लेंगी। उन दोनों की ही लड़ाई में फायदा बीजेपी का होने वाला है। और उस लड़ाई की जो वो विजय अगर होती है बीजेपी का हरियाणा में, वो झारखंड में बताएंगे, वही महाराष्ट्र में बताएंगे कि जनता हमारे साथ है। जनमानस को बदलने वाला कुछ ऐसे फैसले होते हैं। दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल की जमानत कैसे, क्यों, किस लिए? जमानत तो हुई है, साथ ये तो कड़िया जुड़ रही है ना। साथ में उन्हें इंस्ट्रक्शन भी दी है कि आप मुख्यमंत्री के औहदे पे रख के ऐसा कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकते। हाँ। यानी वो पूरी तरह से चुनाव की तरफ उसको डाइवर्ट करते हैं। बहुत कम केसेस में वो साइन कर पाएंगे, वो भी जरूरत पड़ी तो। वो भी एलजी की सहमति से, एलजी को विश्वास में लेते हैं। यानी हम राजू जी ऐसा कह सकते हैं क्या कि आज तक बीजेपी ने कुछ नेताओं को दबाने के लिए, उनका गला दबाने के लिए, उनको अंदर डालने के लिए ईडी सीबीआई का जिस प्रकार से यूज किया जाता था, अब उसी प्रकार से न्यायपालिका के साथ में भी खेल रही है बीजेपी। ये दिख रहा है, ये सामने आ रहा है। सामाजिक जीवन में समाज के सामने आप ऐसे बिहेव कर ही नहीं सकते। आप धनंजय चंद्रचूड़ साहब से मिल सकते हैं, लेकिन उनके घर जाके आरती करना और उसके वीडियो फुटेज आप मीडिया में डालना, ये नहीं हो सकता। आचार संहिता चंद्रचूड़ साहब को लगी हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी को भी लगी है। मोदी अगर कहीं जाते हैं तो उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। वहाँ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा गार्ड होते हैं, वहाँ सीसी कैमरे भी लगाए जाते हैं। अचानक कैसे पहुंच गए? और चंद्रचूड़ साहब खुश होकर तालियां भी बजा रहे हैं और आरती भी कर रहे हैं। अचानक चंद्रचूड़ साहब कैसे धार्मिक बन गए? सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई अपने घर में धार्मिक हो सकता है, सार्वजनिक जीवन में धार्मिक नहीं हो सकता हो। ये चीजें सीजेआई को समझना चाहिए। और न्यायपालिका अगर कार्यपालिका के साथ में रहकर काम करती है तो फिर वो शास्त्री जी और वो नेहरू जी का संबोधन इन्होंने दिमाग से उतार दिया या नजरअंदाज कर दिया, ऐसा लगता है। उनके पुत्र ने जो किताब लिखी है उनको उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। यहाँ पर इतने सिद्धांतवादी जज होने के बावजूद जो संविधान के पैरोकार है, उनके दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आई? कुछ कंफ्यूजन है, असमंजस है, या उन्हें धोखा दिया गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री अगर किसी जगह जाना चाहते हैं तो उन्हें डायरेक्ट कैसे मना करे? शायद ये भी चीज हो सकती है, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब का अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। उन्हें हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं लेकिन आरोपी भी नहीं बना सकते। लेकिन उनका जो बिहेवियर था वो शक की सुई उनके चेहरे पर आती दिखेंगी। और भविष्य में जो 2 महीने जो उनके रिटायरमेंट के बचे हैं, उनमें जो चीजें जो
केसेस है, उनके डिसीजन क्या होते हैं? सरकार के फेवर में गए तो बिक गए, जनता के फेवर में आ गए तो फिर वाह वाह है। जी क्योंकि 80% के भी ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस आते हैं वो सरकार के विरोध में होते हैं, जनता वर्सेस सरकार होती है 80% के ऊपर। और इस समय में सीजीआई के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केसेस है सब बड़े बड़े केसेस है। बराबर। क्योंकि जो केसेस के मैंने नाम लिए हैं, नोटबंदी, जीएसटी, इलेक्टोरल बॉन्ड, शिवसेना शिंदे और उद्धव ठाकरे का केस, अजित पवार और शरद पवार का केस, इसके बाद में वो रॉयल्टी वाला भी अभी रिवीजन के लिए जो बोल रहे हैं वो चीजें, और बहुत सारे इवन ईवीएम का जो मसला है, वोटिंग का जो मसला है, ये और चुनाव जो आयोग है, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति का जो केस है वो भी उनके कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने ये आदेश दिया था कि एक विपक्ष का नेता रहना चाहिए समिति में, एक प्रधानमंत्री रहना चाहिए और एक सीजीआई रहना चाहिए। जो उसे निरस्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट आदेश के द्वारा, उसके ऊपर सीजीआई चंद्रचूड़ ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। ये 2 महीनों में ये 7-8 केस की दिशा किस ओर जाती है और वो दिशा अनुचित है या उचित है, उस पर वो जो कल जो आरती हुई है वो आरती का प्रसाद उस पर डिपेंड है कि वो प्रसाद नरेंद्र मोदी खाएंगे, वो प्रसाद चंद्रचूड़ साहब खाएंगे, या वो प्रसाद जनता में बटेगा। ये वो मुलाकात, वो आरती दिखाई देंगी। विघ्नहर्ता के शरण में नरेंद्र मोदी आए हैं या नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए स्वयं विघ्नहर्ता पहुंचे हैं, ये चंद्रचूड़ साहब का बिहेवियर और 2 महीने की जो उनका कालावधि है वो भारतीय जनता को पता। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि विघ्नहर्ता के पास में जाके हम विघ्न न आने के लिए जो जनता आस लगाए बैठी हुई है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी के रूप में अब विघ्न आने वाले हैं। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये तो काफी चिंताजनक बात है, जो होना नहीं चाहिए था जी। पर कुछ लोगों का, बहुजन वर्ग का जो भरोसा इन डीवाई चंद्रचूड़ साहब के विषय भरोसा है, विश्वास है। इसी बात आप देखिए ना, अगर जैसे डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति हुई एज अ सीजीआई, उस समय के बाद में जो भारतीय समाज में या भारतीय विपक्षी जो पार्टियां थी या जो नेता थे, जो जिन्हें दबाया जा रहा था, जिन पर अन्याय हो रहा था, छोटे केसेस में फंसाया जा रहा था सरकार के द्वारा, जब कभी भी ऐसा होता था सीजीआई बैठे, बराबर, चंद्रचूड़ बैठे हैं, कुछ भी अन्याय हुआ चंद्रचूड़ है, ये ऐसा बोल के भारतीय समाज यानी खुश होता था, उन्हें एक विश्वास था। लेकिन इस आरती ने वो विश्वास को तोड़ने का काम किया, ऐसा लग रहा है। धनंजय चंद्रचूड़ की जो अग्नि परीक्षा है, ये 2 महीने, वो सच्चे हैं, वो झूठे हैं, वो बिक गए हैं, वो एक नॉर्मल मीटिंग थी, नॉर्मल आरती थी, ये आने वाले 2 महीने तय करेंगे। लेकिन इस पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरी आरती का जो प्रोसेस है, उस दिन का जो पूरा खेल है, उस खेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी बीजेपी, उनकी आरएसएस ने अपनी चाल चल दी है, क्योंकि पूरे देश की नजरों के सामने धनंजय चंद्रचूड़ विलेन के रूप में अभी स्थापित हो गए जी। तो हम इस चर्चा को अभी विराम देंगे, इस आशा के साथ में कि आज जो हमने चर्चा की है, आने वाले दिनों में न्यायपालिका और कार्यपालिका, जैसे आपने कहा कि नेहरू जी ने कहा था कि साथ में होके काम करना चाहिए और देश के हित में काम करना चाहिए, उस समय के सीजीआई ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। हम अगर आपके साथ में, आपके साथ ट्यून होके काम करेंगे तो जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इस वक्त भी चंद्रचूड़ जी को सम्मान, स्वाभिमान को जागरूक करना पड़ेगा। और मोदी जी के फेवर में जो लोग देख रहे हैं कि भाई चंद्रचूड़ सिंह कहीं ना कहीं मोदी के हाथ की कठपुतली ना बन जाए, और मोदी है तो मुमकिन है ये बात सच ना हो जाए, इसके लिए उनको भी कड़ा कदम लेना पड़ेगा। हो सकता है कि एक आधा इंटरव्यू या एक आधा स्टेटमेंट उन्हें देना पड़ेगा कि ये मुलाकात वो नहीं थी जो आप समझ रहे हो,
ताकि थोड़ा सा नहीं नहीं, जनता ये का। देखिए, चंद्रचूड़ साहब रिटायर होने से पहले ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं आएगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट भी नहीं आएगा उनका, जी ये डेफिनेट आप समझ लो आप। बराबर। दूसरी मेन बात रहा विश्वास का, विश्वास ऐसा लग रहा है कि टूटा हुआ है, लेकिन अस्तित्व में वो टूटा हुआ विश्वास आया नहीं है, जी ऐसा लग रहा है। बराबर। मेरा दिल टूट गया, लेकिन वो दिल टूटा हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि चंद्रचूड़ साहब का अभी कोई डिसीजन आया तो नहीं है नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार के फेवर में। हाँ, एक फेवर जो जो डिसीजन आया कल, जो अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई हुई, उसमें चंद्रचूड़ साहब का कोई रोल नहीं, क्योंकि उनके बेंच में केस नहीं थी। जी उसका डिसीजन 2 जजेस की दूसरे खंडपीठ ने दिया, और अरविंद केजरीवाल की केस चंद्रचूड़ साहब की खंडपीठ ने कभी सुनी नहीं है, तो वो मैं नहीं मान सकता। लेकिन भविष्य के जो केसेस है, अभी लेटेस्ट केसेस, अभी देखो ना आप, शिवसेना का जो शिवसेना के खासदार है, राज्यसभा खासदार सांसद और प्रवक्ता संजय राउत, उन्होंने तो कह दिया कि हमारी कैसे धनंजय चंद्रचूड़ अपने आप को अलग कर लेवे। अविश्वास ये पहली सीढ़ी लोगों को दिख गई, ये चंद्रचूड़ साहब पर है कि वो अपनी इज्जत कैसे बनाते भविष्य में क्या, क्योंकि देश में 2 चीजें अपोजिट है शुरू से ही। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में बाकायदा तरदूत है, अभी तक आया है, और सभी सीजीआई जितने भी बने हैं उन्होंने दिखाया है फर्क कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अपोजिट होती है। जी क्योंकि जितने भी केसेस आते हैं 80% के ऊपर, वो सरकार के विरोध में आते हैं, और उन विरोध में आने के बाद जो जनता पर जो अन्याय होता है उसका कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, रखवाला सुप्रीम कोर्ट का जज है, और संविधान का कस्टोडियन भी सुप्रीम कोर्ट है। तो ये दोनों चीजें कभी एक हो ही नहीं सकती, उनमें हार्मोनी हो ही नहीं सकती, जी आपसी सामंजस्य हो ही नहीं सकता, और दोनों की मुलाकातों का तो विषय नहीं है। ये मुलाकात एक रहस्यमय मुलाकात है, जो रहस्यमय का हम नावल पढ़ते थे, उसका भी देखते अंत क्या होता है। जी तो हम पढ़ते थे वेद प्रकाश शर्मा और ओम प्रकाश शर्मा इनके जो गुलशन नंदा की जो नावल्स पढ़ते थे, उसमें चंद्रकांता सेन की संतति वगैरह आते थे। ये रहस्य 2 महीने में निकलने वाला है, और चंद्रचूड़ साहब के जो बेंच में जो केसेस है, वो रहस्य उलगलाने का काम वो 2 महीने की केसेस करने वाले। जी। तो ये थे राजू जी चौतमल साहब, और काफी अच्छी चर्चा हमारी उनके साथ में मोदी जी और चंद्रचूड़ साहब की मुलाकात के लिए हुई है। कहीं ना कहीं एक नजरिया ये भी है कि संविधान के रक्षक के रूप में चंद्रचूड़ साहब खड़े थे, कहीं इस मुलाकात के बाद वो संविधान के भक्षक के साथ में खड़े ना हो जाए, ये भी डर है। देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी। जय विपिन।